अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब लोग? अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी अबुल कलाम आज़ाद के ख़त के हवाले से ही है। इस ख़त के काफ़ी लेक्चर्स मैं दे चुकी हूँ, बस मेरा ख़्याल है ये आखिरी लेक्चर होगा। अब हम यहाँ पे इस ख़त को कंप्लीट कर देंगे। काफ़ी माशाल्लाह लंबा ख़त है ये, और इसमें हमें अबुल कलाम आज़ाद की शख्सियत के हवाले से बहुत कुछ सोचने समझने का मौका मिला है कि वो कैसी शख्सियत के मालिक थे। और मंज़र निगारी इस ख़त में हमें बहुत खूबसूरत नज़र आई है। जुज़ियात निगारी, इंशाइया अंदाज़ है, कादरुल कलामी इतनी है कि मैं समझती हूँ कि इस ख़त को पढ़ने के बाद इंसान ये अंदाज़ा कर सकता है कि आया क्या फ़ीलिंग्स और क्या सतह है उनकी सोचने की, समझने की और लिखने की, और क्या जुज़ियात निगारी हैं। वो लिखते हैं आगे कि ज़िला का कलेक्टर इसी इलाके का बाशिंदा है। वो आया तो कहने लगा कि साल हा साल गुजर गए हैं, मैंने ऐसा जाड़ा इस इलाके में नहीं देखा। पारा 40 दर्जे से भी नीचे उतर चुका है। यहाँ सब हैरान हैं कि इस साल कौन सी नई बात हो गई है कि अचानक पंजाब की सर्दी अहमदनगर पहुँच गई। मैंने जी में कहा, इन बेखबरों को क्या मालूम कि हम जिंदानियों और खराबातियों की दुआएं क्या असर रखती हैं। जिंदानियों यानी जेल के रहने वाले, और खराबात कहते हैं तबाही बर्बादी को। तो खराबातियों का मतलब हम तबाह बर्बाद लोगों की दुआएं असर ले आई हैं, और यहाँ पर ऐसा जाड़ा पड़ा है जिसकी मैं ख्वाहिश रखता था। यहाँ के लोग तो सर्दी की सख्तियों की शिकायत कर रहे हैं, और मेरे दिल आरजू मंद से अब भी सदाए हिलमिन मजीद उठ रही है। कलकत्ता हिलमिन मजीद उठ रही है, नहीं और पड़े सर्दी और पड़े, मेरा दिल यही चाह रहा है कि सर्दी और पड़े। कलकत्ता से गर्म कपड़े आए पड़े हैं, मैंने अभी तक इन्हें छुआ भी नहीं, इस डर से कि अगर गर्म कपड़े पहनूंगा तो सर्दी का एहसास कम हो जाएगा और तख़य्युल को जुलानियों का मौका नहीं मिलेगा। यानी मेरा तख़य्युल जो मुझे उड़ा के इधर उधर ले जा रहा है, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ सर्दी से। और कुछ लोग होते हैं उनका मिजाज होता है कि वो गर्मी में खुश रहते हैं, कुछ लोगों का मिजाज होता है कि वो सर्दी में खुश रहते हैं। तो मेरा ख़्याल है अबुल कलाम आज़ाद सर्दी के ज़्यादा शौकीन नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा दिल, और कितना खूबसूरत मंजर कशी है कि वो कहते हैं कि सर्दियों के कपड़े पहनने को दिल नहीं कर रहा, कि सर्दी का एहसास कम हो जाएगा और तख़य्युल को जुलानियों का मौका नहीं मिलेगा। अभी तक गर्मियों ही के लिबास में वक्त निकाल रहा हूँ, और अलबत्ता सुबह उठता हूँ तो ऊनी चादर दोहरी करके कांधों पर डाल लेता हूँ। मेरा और सर्दी का मौसम का मामला तो वो हो गया है जो नज़ीरी निशापुरी को पेश आया था। यहाँ तक लिख चुका था कि ख्याल हुआ तमीद ही में 11 सफ़े स्याह हो गए, और अभी तक हरफ मुद्दा ज़ुबान कलम पर नहीं आया। यानी अपनी बात ही मैं करता रहा हूँ, और जो असल बात मैंने आपसे पूछनी थी या करनी थी, जिनको ख़त लिख रहे हैं उनको कह रहे हैं कि मुझे अभी तक मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, या मैंने क्या कहने के लिए आपको ख़त लिखा है। ताज़ा तरीन वाक़या ये है कि एक माह की महरूमी और इंतज़ार के बाद परसों चीता खान ने मुज़दाए कामरानी सुनाया कि बम्बई के आर्मी एंड नेवी स्टोर ने वाइट जैस्मीन चाय कहीं से ढूंढ निकाली है और 1 पाउंड का पार्सल वीपी कर दिया है। चुनाचे कल पार्सल पहुंचा। चीता खान ने इसकी कीमत का गिला करना शुरू कर दिया कि तुम्हें 1 पाउंड चाय के लिए इतनी कीमत देनी पड़ी। हालांकि वाक़या ये है कि मुझे इसकी अर्जानी ने हैरान कर दिया। यानी अब ये बता रहे हैं उनको कि वाक़या ये है कि उन्होंने चीता खान से कोई चाय मंगवाई थी, जो कि कोई चाय वो पीते थे, जैस्मिन टी, जो कि उन्हें कहीं से स्टोर से मिल गई, और वो 1 पाउंड की मिली। और उसके बाद चीता खान ने जब पूछा कि इसकी कीमत क्या है तो पता चला कि 1 पाउंड है। तो चीता खान बहुत हैरान हुआ, जो उनका नौकर था, और उन्होंने कहा कि मुझे इसकी अर्जानी ने, यानी मुझे तो ये हैरानगी हुई कि ये ऐसे मिल कैसे गई है, यानी इतनी वो कोई अच्छी चाय होगी जो कहीं नायाब हो गई। उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस हो रहा है कि ये, मुझे हैरानगी इस बात की हो रही है कि ये मुझे मिल कैसे गई इतनी आसानी से। इस नायाबी के ज़माने में अगर स्टोर इससे दुगनी रकम का भी तलबगार होता, कि स्टोर अगर मुझे कहता कि मैं दुगनी रकम पर भी इसको दूं, जब भी ये जिनसे गरम आया अर्जा थी, तो जब भी ये
تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ چائے جو ہے یہ بہت زیادہ مہنگی ہے. اگر یہ اسٹور جو ہے وہ سستی ہے. اگر یہ اسٹور بھی کہتا کہ دگنی رقم بھی یہ اسٹور سے مجھے دینی پڑتی تو میں یہ چائے خریدتا. میرے لیے تب بھی یہ سستی تھی کیونکہ یہ اتنی مزے کی چائے ہے. اس نے اتفاق دیکھیے کہ ادھر یہ پارسل پہنچا, ادھر بمبئی سے بعض دوستوں نے بھی چند ڈبے چینی دوستوں سے لے کر بھجوا دیے. اب گرفتاری کا زمانہ جتنا بھی طول کھینچے, چائے کی کمی کا اندیشہ باقی نہیں رہا. یعنی میں جتنا بھی قید میں رہوں گا مجھے چائے کبھی بھی کم نہیں رہے گی. میرے لیے ہوگا کہ میں چائے کا مجھے کمی کا اندیشہ نہیں ہوگا جتنی وہ پسند کرتے تھے. بہرحال جو بات کہنی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ایک واقعے نے صبح کے معاملے کی پوری فضا بدل دی ہے اور جوئے طبع افسردہ کا آپ رفتہ پھر واپس آ گیا. جوئے طبع افسردہ کہ میری طبیعت کی جو افسردگی ہے وہ پھر واپس آ گئی ہے. اب پھر وہی صبح کی مجلس طرب آراستہ ہے, وہی طبع سے مست کی عالم فراموشیاں ہیں. یعنی میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں پھر صبح ہو جائے اور صبح پھر اسی طرح خنک ہو اور میری صبح کی جو مستیاں ہیں وہ بھی ویسی ہی قائم ہو جائیں اور وہی فکر درماندہ کار کی آسماں پہ مائیاں, اور وہی مجھے فکر ہے اپنی روزی روٹی کی. وہ تمام فکریں مجھے پھر سے آ گھیر رہی ہیں. جوئے طبع افسردہ کا آپ رفتہ پھر واپس آ گیا, یعنی میری افسردہ طبیعت پھر واپس آ گئی. اب پھر مجھے صبح کے لیے میری مجلس جو ہے وہ لگے گی. میری صبح کی طبیعت میں وہی مستیاں سامنے آئیں گی اور وہی فکر ہوگی مجھے زندگی کی اونچائیوں کی, زندگی کی گہرائیوں کی. ابوالکلام. گوہر مخزن اسرار ہمانست کے بود, حقہ مہربداں مہر نشانست کے بود. حافظہ باز نما قصہ چوننان بے چشم کے دریں چشمہ ہما اب روانست کے بود. مطلب یہی ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ ایک اسرار ہے, ایک جادو ہے, ایک خزانہ ہے جادو کا, اور ہمیشہ نشست و برخاست میں انسان زندہ رہتا ہے اور اپنی زندگی کا تماشا خود دیکھتا رہتا ہے اپنی آنکھوں سے. اور یہ چشمہ, یہ زندگی ہمیشہ رواں دواں رہتی ہے. یہی ہے اس کا ایک خلاصہ کہہ سکتے ہیں. آج ہمارے یہ خط ختم ہو گیا ایک ابوالکلام کا جو کافی لمبا تھا اور جسے ہم نے اپنے 4-5 لیکچرز میں کمپلیٹ کر لیا ہے. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آتی بیٹا تو آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے. آپ مجھے واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں, مجھے آپ نشان لگا کے بتا سکتے ہیں کہ مس یہاں سے سمجھ نہیں آیا. اوکے جی, پھر ملاقات ہوئی اگلے لیکچر میں.